आज मैं माननीय न्यायालय के समक्ष पेश हुआ और कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। माननीय न्यायालय के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है और मैं उम्मीद करता हूं कि सच की इस लड़ाई में हम लोगों की जीत होगी। बाकी न्यायालय में क्या हुआ वो वकील साहब विस्तार से बताएंगे। लगातार जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और सरकार अपने फैसलों से टस से मस नहीं। देखिए, ऐसा है, पेट्रोल डीजल की कीमत सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ रही है। ये सरकार जिन राज्यों को, जिन देशों को पेट्रोल डीजल सप्लाई करती है, वहाँ तेल का दाम सस्ता है। श्रीलंका में सस्ता है, बांग्लादेश में सस्ता है, भूटान में सस्ता है, चीन में सस्ता है, नेपाल में सस्ता है, पाकिस्तान में सस्ता है। भारत में महंगा है, 30-30, 40-40 रुपए महंगा है। तो टैक्स के बोझ के नीचे हिंदुस्तान की जनता को दबाने का प्रयास ये सरकार कर रही है, नंबर एक। दूसरा, जिस तरह से किसानों के प्रति सरकार की उदासीनता है, हिटलरशाही है, तानाशाही पूर्ण रवैया है, वो बहुत ही दुखद और पीड़ादायक है। हिंदुस्तान के किसानों को, अन्नदाताओं को आतंकवादी कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है, पाकिस्तानी कहा जा रहा है। आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें, लाठियों से पीटना, एनआईए की जांच, जितने तरीके से अपमानित कर सकते हैं किया जा रहा है। 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। पंजाब की धरती से लेकर आज उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, पूरे देश में यह आंदोलन किसानों का विस्तार ले रहा है और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। आम आदमी पार्टी पहले दिन से किसान भाइयों के आंदोलन के साथ है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी, सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, वहाँ पर पानी का इंतजाम, टॉयलेट का इंतजाम, इंटरनेट का इंतजाम, जो कुछ भी किसानों के लिए बन सकता था वो हमने किया। 9 स्टेडियम हमसे जेल बनाने के लिए मांगे जा रहे थे, हमने नहीं दिया। तो हम किसानों के साथ, देश के अन्नदाताओं के साथ पहले दिन से खड़े थे। आपको याद होगा, मैंने माइक भी तोड़ा था पार्लियामेंट के अंदर। उस समय मेरी बड़ी आलोचना हुई। मैं तो कहता हूं, मैंने माइक तोड़ा, मुझे निलंबित किया गया। जिन लोगों ने किसानों की हड्डियां तोड़ी उनको भी निलंबित करना चाहिए। लगता है सरकार कानून रद्द करेगी, लंबे समय तो आंदोलन चल रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखिए, किसान जो खेतर है वो सरकारी रहने बाकी सारा प्राइवेट। देखिए, ऐसा है कि मैंने एक लाइन पढ़ी थी अदम गोंडवी की कि जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। हिंदुस्तान का बजट हिंदुस्तान की नीलामी का बजट है, जिसमें रेल बेची जा रही है, सेल बेचा जा रहा है, कोल बेचा जा रहा है, सड़क बेची जा रही है, बिजली बेचा जा रहा है, पानी बेचा जा रहा है, बीपीसीएल बेचा जा रहा है, एलआईसी बेचा जा रहा है, बैंक बेचा जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है। तो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने जिस संपत्ति को अपनी परिश्रम और मेहनत से बनाया, उसको एक कपूत सरकार, क्योंकि सपूत वो होता है जो बाप दादा की संपत्ति को बढ़ाता है, कपूत वो होता है जो बाप दादा की संपत्तियों को बेचता है। तो एक कपूत सरकार हिंदुस्तान के अंदर चल रही है जो देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री साहब ये भी कह रहे हैं कि व्यापार करना साडा काम नहीं है, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ बैठे हैं, व्यापार करना साडा काम नहीं है। तो उनका काम क्या है? उनका काम अडानी की गुलामी है, उनका काम पूंजीपतियों की गुलामी है, उनका काम जनता से सिर्फ वोट लेना है, जनता से सिर्फ टैक्स लेना है, किसानों पे लाठियां बरसानी है, उन पे एनआईए की जांच करानी है। उनका काम है क्या? वो किस लिए देश के प्रधानमंत्री बने हैं? अगर उनका काम कुछ है ही नहीं, उनका काम सिर्फ वोट लेना और नोट लेना है, तो मुझे लगता है कि उनको अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक उन्होंने ये भी कहा है कि 100 जायदाद ऐसी पड़ी है जो बेकार पड़ी है, वो उसको नीलाम करने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, बीपीसीएल महारत्ना कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड महारत्ना कंपनी, कॉनकॉर मुनाफे की कंपनी, हिंदुस्तान के मुनाफे की कंपनियों को आप बेच रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आप कह रहे हैं 100 से ज़्यादा संपत्तियां हम नीलाम करेंगे और 150 से ज़्यादा नीलाम करेंगे। तो मैंने आपको जैसा कहा कि ये सरकार हिंदुस्तान को बेचने का बजट लेके आई है, इसकी कोई दृष्टि नहीं है
कोई आर्थिक सोच नहीं है देश की तरक्की के प्रति। कोई इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान जाति धर्म करना है और वोट लेके जनता को आपस में लड़ाकर चंद पूंजीपतियों का फायदा करना है। 2022 के चुनाव अभी आ रहे हैं, कैसा उसकी तैयारी है आम आदमी? आम आदमी पार्टी पंजाब में मजबूती के साथ 2022 का चुनाव लड़ेगी। संगठन के काम में बहुत तेजी से हमारे साथी जुट गए हैं। अभी गुजरात का जो रिजल्ट आया है जिसमें 27 सीटें सूरत में आम आदमी पार्टी को मिली, ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहजनक रिजल्ट है और ये इस बात को दिखाता है कि केजरीवाल मॉडल पे, दिल्ली मॉडल पे, एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, पानी के मॉडल पे अब देश की जनता अपनी मोहर लगा रही है और आने वाले दिनों में इसकी स्वीकार्यता पूरे हिंदुस्तान में बढ़ेगी। सर, आपका सीएम का चेहरा कौन होगा पंजाब में? देखिए, उसके बारे में पार्टी तय करेगी, वो मैं अकेले कोई नहीं हूँ। पंजाब में जो अभी काउंसिल की इलेक्शन हुई है उसमें आम आदमी पार्टी का कोई प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, तो उसको लेके मंथन किया गया। देखिए, ये शहरों का चुनाव है। शहरों के चुनाव में पिछली बार भी शहरों में मत हमें बहुत अच्छा नहीं मिला था, लेकिन इस बार ऐसा आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम कोई शहरों में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए। हाँ, सीटें नहीं जीत पाए, लेकिन हमारे परसेंटेज ऑफ वोट अच्छे आए हैं। और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो वो नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव से बिल्कुल अलग होता है। और ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि जब 2016 के अंदर नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव हुए थे, उस समय अकाली दल की सरकार थी और अकाली दल बम्पर सीटें जीत के आया था। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो विधानसभा में वही अकाली दल तीसरे नंबर पे आ गया। तो इसलिए अकाली दल बीजेपी निगम चुनाव में तो पहले भी अच्छा कर चुका है, लेकिन विधानसभा चुनाव में पिट चुका है। तो इसलिए इन नतीजों को आप विधानसभा चुनाव के लिए कोई फैसला मत सर, मानिए। आप कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में आपके वकील साहब ने मतलब कि जो क्रॉस एग्जामिन था उसके बारे में वकील साहब ही बोलेंगे।